ये कश्मीर जाना कोई देश विरोधी नहीं है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से बातचीत करना कोई देश विरोधी नहीं है। हाँ, देश विरोधी है अपने संकल्प पत्र से धारा 370 को हटा देना, जो बीजेपी ने 2014 के अंदर किया। देश विरोधी था, जिनको ये देश विरोधी कहते थे, उनको पीडीपी के साथ इन्होंने सरकार बनाई थी। हमारा जो कश्मीर जाने का एजेंडा था एक और, कि प्रधानमंत्री जी, आज जो बीजेपी के नेता या आप लोग जिनको देश विरोधी कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी दिल्ली अपनी बैठक के दौरान इनको आमंत्रित करते हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला एक सर्वदलीय बैठक बुलाते हैं, उसका हिस्सा जो है वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज बनती है, उसमें जो है वो शिवसेना भी शामिल है। लेकिन बात करते हैं, शिवसेना ने जो है वो 370 और 35 के टूटने पर जो है वो जश्न मनाया था, लेकिन सवाल जो है वो इनसे भी बनते हैं कि आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जो बैठक हुई उसमें ये शामिल हुए और ये कहा गया कि अब ये भी उसी कगार पर है, जिस तरह से कश्मीरी लीडर जो है वो जम्मू का भला नहीं चाहते। क्या शिवसेना भी अब उसी के रास्ते पर चलने लगी है? तो मुनीष सैनी जी हैं, इनसे बात करते हैं। मुनीष जी, पहले जब 370 हटाई गई थी, आपने ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया, तो शायद सबसे पहले आप महाराजा हरि सिंह की जहां पर प्रतिमा है वहां पर गए और खुशी आपने जाहिर की। लेकिन जब से आपके फोटोज जो हैं उस बैठक के बाहर वायरल हुए, तब से कहा जा रहा है कि अब ये भी जो देश विरोधी हैं उनके साथ शामिल हो चुके हैं। क्या कहना चाहिए? देखिए, कश्मीर जाना कोई देश विरोधी नहीं है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से बातचीत करना कोई देश विरोधी नहीं है। हाँ, देश विरोधी है अपने संकल्प पत्र से धारा 370 को हटा देना, जो बीजेपी ने 2014 के अंदर किया। देश विरोधी था, जिनको ये देश विरोधी कहते थे, उनको पीडीपी के साथ इन्होंने सरकार बनाई थी। हमारा जो कश्मीर जाने का एजेंडा था एक और, कि प्रधानमंत्री जी, आज जो बीजेपी के नेता या आप लोग जिनको देश विरोधी कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी दिल्ली अपनी बैठक के दौरान इनको आमंत्रित करते हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला उस बैठक में शामिल होते हैं, पीडीपी की महबूबा मुफ्ती उस बैठक के अंदर शामिल होते हैं। और सबसे बड़ा सवाल, उस समय उनका एजेंडा था धारा 370 की बहाली। मगर इस बार जब शिवसेना वहां पर कश्मीर जाती है, सर्वदलीय बैठक का हिस्सा होती है, जिसको हमारे पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश के डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आमंत्रित करते हैं, उस बैठक को जो है लीड करते हैं। उस बैठक के अंदर मात्र एक एजेंडा तय किया जाता है, और वो एजेंडा था कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो गैर स्थानीय लोगों को जो वोट का अधिकार दिया जा रहा है, जो मतदान का अधिकार दिया जा रहा है, जो हमारी संस्कृति, जो हमारी पहचान को मिटाने की जो साजिश खेली जा रही है बीजेपी और उनके जो है संगठन के द्वारा, उसके विरोध के अंदर। और वहां पर हमने मात्र इसी एजेंडे के ऊपर बातचीत की, कोई लेफ्ट नहीं, कोई राइट नहीं, मगर इस एजेंडे के ऊपर हमने बातचीत करके तमाम पार्टियों ने यह तय किया कि इसका विरोध किया जाएगा, एकजुटता के साथ विरोध किया जाएगा। पहली बैठक कश्मीर में हुई, अब अगले कुछ दिनों में जम्मू में भी एक ऐसी ही बैठक का आयोजन किया जाएगा। जिस तरह से आप जब उस मीटिंग का हिस्सा बनते हैं, एक मीटिंग जो है वो भाजपा कार्यालय में जम्मू में भी होती है, लेकिन वो इसमें जाहिर करते हैं कि जो वोटर बाहरी हैं, हमें उनसे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप देखिए कि सब एक साइड और वो एक साइड ये कहते हैं कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, अगर 18-20 साल से वो भी जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं तो उनको भी जो है वो वोट देने का अधिकार है। तो क्या आप नहीं चाहते, क्या जो बाहरी राज्यों से आए आप भी उन्हें अपने गले से लगाएं? देखिए, अगर तो ये वोट का अधिकार देने जा रहे हैं, जैसे कि अब भाजपा अपने स्टैंड से मुकरती जा रही है, अपने स्टैंड से बदल चुकी है, चुनाव आयोग के जो अधिकारी ने जो घोषणा की उसको ओवररूड कर रही है। अगर तो ये मैं साफ कह दूं कि अगर तो ये अधिकार देने जा रहे हैं पीओजेके के लोगों को, गोरखा समाज को, वाल्मीकि समाज को, जम्मू कश्मीर के स्थानीय युवाओं को जो 18+ हो रहे हैं, तो हम उसका स्वागत करते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम लगातार जो है स्वागत करते रहे हैं, मांग करते रहे हैं पीओजेके के लोगों के साथ और अपना वाल्मीकि समाज वालों के साथ कि इनको वोट का अधिकार दिया जाना चाहिए। मगर हमें संख्या, इनका आंकड़ा भी नोट करना पड़ेगा। जो चुनाव आयोग के अधिकारी ने 25 लाख का आंकड़ा कहा है, इन लोगों की तादाद 25 लाख नहीं है। बीजेपी अब ये भांप चुकी है, बीजेपी अब ये जान चुकी है कि जनता में उसके प्रति नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है, जनता लगातार निराशा से जूझ रही है। स्थानीय लोग अब बीजेपी को वोट करने वाले नहीं हैं। ये बीजेपी हमारी नब्ज पहचान चुकी है, इसीलिए शायद उस सत्ता की लालसा को पूरा करने के लिए अब गैर स्थानीय लोगों को मतदान का अधिकार दिया जा रहा है, जो शिवसेना कतई सहन नहीं करेगी। चुनाव आयोग से भी हमारा प्रश्न है कि वो बताए ये 25 लाख लोग कौन हैं, और जिनको वो मतदान का अधिकार देने जा रहे हैं, उस मतदान का अधिकार देने के लिए उन्होंने क्या क्राइटेरिया फिक्स किया है। हमें तो ऐसी भी आशंका है, जम्मू कश्मीर की आवाम भी ऐसी आशंका जता रही है कि
कहीं ऐसा ना हो ये सत्ता का खेल, सत्ता की लालसा पूरा करने के लिए लोकतंत्र का कत्ल हो जाए। पार्टियां जो है ऐसे मूविंग वोट बनाना शुरू कर दें जिनके दम पर वो चुनावों को जो है प्रभावित कर सके, अपने एजेंडे की पूर्ति कर सके। मनीष जी, अभी आपने एक लाइन कही कि लोकतंत्र का कत्ल। आपने देखा कि कब से चुनाव नहीं हो रहे, तो आपको ये नहीं लगता कि अभी भी लोकतंत्र का कत्ल जो है वो जारी है? बिल्कुल जी, दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं तो कहूंगा कि 5 अगस्त 2019 के बाद जो लगातार जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ हो रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारी संस्कृति, पहचान को मिटाने के साथ साथ विकास और रोजगार देना तो दूर, हमारे व्यापार पर बाहरी लोगों का कब्जा हो चुका है। जम्मू जो मंदिरों का शहर होता था, जम्मू कश्मीर जिसको पीर पैगंबरों ऋषि मुनियों की धरती कहा जाता था, आज वहां पर जगह जगह शराब की दुकानें खोल दी गई हैं। वो शराब की दुकानें भी जम्मू कश्मीर के स्थानीय लोगों से छीनकर बाहरी लोगों को दे दी गई हैं। स्मार्ट जम्मू के नाम पर जनता के पैसे की बर्बादी की जा रही है। सड़कों को बेचा जा रहा है पार्किंग के नाम पर। बड़ी बड़ी स्क्रीनें यहां पर चौराहों पर लगा दी गई हैं। जब डिवकॉम या इनके अधिकारियों से पूछा जाए कि ये स्क्रीन किस लिए लगाई गई तो वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री की मन की बात सुनने के लिए। अरे प्रधानमंत्री जी, पहले जम्मू कश्मीर के आवाम की मन की बात तो सुनो। हमारे मन की बात उनके कानों तक पहुंचाने के लिए कोई जरिया नहीं है, मगर उनकी मन की बात पहुंचाने के लिए जनता के पैसे की बर्बादी की जा रही है। जम्मू कश्मीर की आवाम इस समय बहुत परेशान है, घोर निराशा से जूझ रही है और इस निराशा से बाहर निकालने का संकल्प अब शिवसेना ने लिया है। जो 27 साल हम बीजेपी को समर्थन करते रहे, हमने अपना समय बर्बाद किया, अब अपने पक्ष प्रमुख माननीय उद्धव साहब जी ठाकरे के निर्देशानुसार शिवसेना अब जम्मू कश्मीर के चुनाव मैदान में उतरेगी। हिंदुत्व को लेकर बीजेपी को एक्सपोज किया जाएगा, आवाम के प्रति उदासीनता को लेकर जब बीजेपी को एक्सपोज किया जाएगा। 90 की 90 सीटों पर अब शिवसेना अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी और अब हम देखेंगे कि बीजेपी किस तरह से एक भी सीट पर जीत दर्ज कर पाती है। जिस हिंदुत्व की आप बात कर रहे हैं, भाजपा ने बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन आज आप देखिए कि वही हिंदू जो है वो सबसे ज्यादा परेशान है। उसे लग रहा है कि उसके धर्म पर जो है वो बहुत बड़ा जिस तरह से प्रहार हो रहा है। देखिए, बहुत ज्यादा विश्वासघात हुआ है। कश्मीर में अमन बहाली का दावा किया गया था, कश्मीर में हिंदुओं की सुरक्षा का दावा किया गया था, मगर कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि 100 दिन से ज्यादा हो चुके कश्मीर में जो हिंदू वहां पर नौकरी कर रहे थे, हमारे कश्मीरी पंडित भाई, जम्मू मूल के आरक्षण श्रेणी के कर्मचारी, वो यहां पर धरने पर बैठे हैं। और इतिहास में पहली बार शायद हो रहा है कि लोग, हिंदू लोग जो कश्मीर के अंदर नौकरी तक करने को तैयार नहीं है, सरकारी नौकरी छोड़ने को तैयार नहीं है, और सरकार है कि उनकी खैर खबर लेने को तैयार नहीं है। पूरी तरह से उनकी मांगों के प्रति उदासीनता है। कोई जम्मू कश्मीर का प्रशासन का अधिकारी उनसे मिलने नहीं जाता, जम्मू कश्मीर के एलजी साहब उनसे मिलने नहीं जाते। तो वो सब लोग परेशान हो चुके हैं। हिंदू इस समय भारी परेशानी से जूझ रहा है, मगर बीजेपी लगातार ये डिंडोरा पीट रही है। जम्मू के कश्मीर में अमन बहाली है, जनता को गुमराह किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर ही नहीं, पूरे देश की जनता को गुमराह किया जा रहा है। धारा 370 हटाते समय भी देश की जनता को गुमराह किया गया था कि आज कोई भी कश्मीर में आकर बस सकता है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि बताएं कि कितने लोग कश्मीर के अंदर बसे हैं। वहां पर संसद के अंदर भी गलत फिगर संख्या दी जाती है कि आज भी कश्मीर से कोई पलायन नहीं किया किसी हिंदू ने। शायद वो भूल चुके हैं कि 100 दिन से ज्यादा यहां पर जो है सरकारी कर्मचारी जिनको पीएम रोजगार पैकेज के अंदर वहां पर नौकरियां दी गई थी, वो यहां वापस आ चुके हैं, यहां धरने पर हैं। रिलायंस रिलीफ कमीशन के बाहर धरने पर बैठे हैं, पनामा चौक में लोग धरने पर बैठे हैं। लोग कश्मीर में नौकरी तक करने को तैयार नहीं है। इतनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। जी, जाते हुए मेरा एक प्रश्न रहेगा, अगर धारा 370 और 35 से कोई एक रात में हटाया जा सकता है सब सिक्योरिटी फोर्सेस को लगा के रोड पर, तो क्या कश्मीरी पंडित को जो आज भी यहाँ पे 1990 में पलायन करके आए थे, उन्हें एक रात में वापस नहीं बसा सकती इनके पास अगर इतने फोर्सेस? बिल्कुल बसाया जा सकता है, मगर इनकी राजनीति कैसे चलेगी? इस समय कश्मीरी हिंदू भाइयों पर राजनीति खेली जा रही है, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं। पूरे देश में इनके नाम पर वोट बटोरे जा रहे हैं, और वो राजनीति अगर ये उनको वापस बसा देते हैं तो वो राजनीति पर पूर्ण विराम लग जाएगा। शायद बीजेपी और केंद्र सरकार नहीं चाहती कि उनकी वो राजनीति जिसका वो फायदा उठा रही है उस पर पूर्ण विराम लगे। ये थे मुनीष साहनी जी, जिन्होंने कहा कि अब शिवसेना जो है वो 90 की 90 सीटों पर जो है वो इलेक्शन लड़ेगी और भाजपा को जो है इस बार समर्थन नहीं मिलेगा। यानी हिंदुत्व की बात करने वाले और हिंदुओं के नाम पर वोट लेने वाले, लेकिन अब आप देखिए कि सबसे ज्यादा जो खतरे में है वो हिंदू ही अपने आप को महसूस कर रहा है। लेकिन अब भाजपा को जो है देखते हैं कौन सा नया षड्यंत्र जो है वो रचते हैं, क्योंकि यहाँ पर 25 लाख वोटर की जिस तरह से बात की जा रही थी, उसके लिए जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी अपोजिशन में, उन्होंने एक करारा स्टैंड लिया है। लेकिन भाजपा कह रही है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई साथ हो या ना हो, हम खुश
खुश हैं कि उनको जो है चुनावों की प्रक्रिया का हिस्सा बनाया जा रहा है। लेकिन अब देखते हैं कि 25 लाख वोटर्स में आता कौन कौन है। सबसे पहले फर्स्टली जो है उसके लिए क्राइटेरिया जो है वो सेट किया जाना चाहिए, ताकि और भी पॉलिटिकल पार्टीज और लोग भी देखें कि आखिर ये जम्मू कश्मीर में चल क्या रहा है। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जम्मू बुलेटिन न्यूज़। आशिया खान से।